स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 8 के सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को कंप्लीट डिटेल में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मोशन। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। इन वीडियो से स्टडी करने के बाद अगर आप अपनी बुक में से चैप्टर पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर पैराग्राफ के ऊपर जिस पॉसिबल तरीके से क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस आपने पहले से ही पढ़ लिए हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन पे आने से पहले आप एक बात बताओ कि ये मेरे हाथ में जो पेंसिल है, ये वाली पेंसिल इस समय रेस्ट पे है या फिर मोशन के अंदर है? तो अभी तो मैं अपनी पेंसिल को रैंडमली मूव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मोशन के अंदर है। और अब इस समय मैंने पेंसिल रख दी है, तो इस समय आप क्लियरली बता पा रहे हो कि ये वाली पेंसिल अब बिल्कुल भी मोशन में नहीं है, ये रुकी हुई है, मतलब रेस्ट पे है। बताना इतना ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, ये पीछे वाला बैकग्राउंड स्टेशनरी है। हम मोशन को महसूस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में जज कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। क्योंकि ये पीछे वाला बैकग्राउंड स्टेशनरी है, तो जैसे ही मेरी पेंसिल की पोजीशन चेंज होगी वो बड़ी आसानी से आप नोटिस कर पाओगे। तो आप क्लियरली बता पाओगे कि ये वाली पेंसिल रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। जब मैं पेंसिल को मूव करता हूँ तो भी पेंसिल यहाँ पे है, थोड़े टाइम में यहाँ पे है, थोड़े टाइम में यहाँ पे है। जैसे ही पेंसिल की पोजीशन चेंज होती है आप बड़ी आसानी से उसे नोटिस कर पाते हो, क्योंकि जो पीछे वाला बैकग्राउंड है, जो पीछे वाली सराउंडिंग्स हैं, वो स्टेशनरी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज होती है ना विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम बोलेंगे कि वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे मैंने पेंसिल को रख दिया है, तो अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। इसी बेसिस पे आप मोशन को डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपने मोशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with time with respect to surroundings, then object is said to be in motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे मैंने रखा हुआ है ना, अब पेंसिल को मैंने रख दिया है, तो अब आप देख रहे हो पेंसिल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। टाइम तो कॉन्टिन्यूसली आगे चलता जा रहा है, लेकिन पेंसिल की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब पेंसिल मोशन में नहीं है। और जैसे ही पेंसिल को मैं मूव करता हूँ आप उसकी पोजीशन को बड़ी आसानी से नोटिस कर पाते हो, क्योंकि जो पीछे वाला बैकग्राउंड है, पीछे वाली जो सराउंडिंग्स हैं, वो स्टेशनरी हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को महसूस करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। बैकग्राउंड की वजह से हम ऑब्जेक्ट के मोशन को जज कर पाते हैं। तो मोशन की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम कह सकते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और उसकी डेफिनेशन भी सेम आप इसी बेसिस के ऊपर लिख सकते हो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो हम बोलेंगे कि वो वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वो वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन ये दोनों आपस में रिलेटिव हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग हमने डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक बार हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपको ना दो केसेस समझने पड़ेंगे। पहले केस 1 पे आते हैं। देखो इमेजिन करो कि अर्जुन अपने रूम में बैठा हुआ है और उसके रूम में ना दीवार के ऊपर एक पेंटिंग है और अर्जुन उस पेंटिंग को देख रहा है। अब क्योंकि पेंटिंग दीवार के ऊपर फिक्स्ड है, तो आप अगर अर्जुन से पूछोगे कि पेंटिंग रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, तो उसका आंसर होगा कि पेंटिंग रेस्ट पे है, पेंटिंग रुकी हुई है। पेंटिंग दीवार के ऊपर फिक्स्ड है, वो ऑटोमेटिकली मूव थोड़ी करेगी। तो अर्जुन का आंसर होगा कि पेंटिंग रेस्ट पे है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में सुपरमैन है और वो अर्थ के ऊपर नहीं, वो जुपिटर पे है। किसी पर्सनल काम से गया होगा वो जुपिटर पे, हमें उससे मतलब नहीं है। इमेजिन कर लेते हैं कि सुपरमैन अभी इस समय जुपिटर पे है और वो वहां से ही अर्जुन के घर में उसके रूम में दीवार पे जो पेंटिंग है उसी पेंटिंग को ही देख रहा है। अब क्यों देख रहा है उसको डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बस वो देख रहा है। तो अगर आप सुपरमैन से पूछोगे कि अर्जुन के रूम में जो पेंटिंग लगी हुई है वो पेंटिंग रेस्ट पे है या मोशन में है, तो सुपरमैन का आंसर होगा कि पेंटिंग इज इन मोशन। और आप उससे ये पूछोगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पेंटिंग मोशन में क्यों है, तो वो तो जुपिटर से देख रहा है ना। तो सुपरमैन बोलेगा कि पेंटिंग अर्जुन के रूम के अंदर है और अर्जुन का जो घर है वो अर्थ के ऊपर है और जो अर्थ है वो रेस्ट पे थोड़ी है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, मतलब अर्थ कॉन्टिन्यूस मोशन के अंदर होता है। जब अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रहा होता है ना, सन के राउंड मूव कर रहा होता है, तो उसकी स्पीड होती है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है। अब क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के ऊपर जितने भी घर हैं वो सारे मोशन के अंदर हैं और उन घरों के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी भी मोशन के अंदर हैं। तो अगर अर्जुन की आंखों से देखा जाए तो लगेगा कि पेंटिंग रेस्ट पे है, लेकिन अगर सुपरमैन की आंखों से देखा जाए तो वही वाली पेंटिंग लगेगा कि मोशन के अंदर है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वही ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देखा कहां से जा रहा है। एक ऑब्जर्वर की आंखों से देखने पे हमें ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वहीं दूसरे ऑब्जर्वर की आंखों से देखने पे हमें वही ऑब्जेक्ट मोशन में लगेगा। जैसे इस केस में अगर अर्जुन की आंखों से देखा जाए तो अर्जुन के रूम में सामने वाली दीवार पे जो पेंटिंग है वो लगेगा कि रेस्ट पे है, मतलब बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर सुपरमैन की आंखों से देखा जाए तो अर्जुन के रूम में उसी पेंटिंग को जब सुपरमैन की आंखों से देखा जाए तो लगेगा कि पेंटिंग मूव कर रही है, क्योंकि सुपरमैन जुपिटर से देख रहा है, किसी और प्लैनेट से देख रहा है, वो यहां कहीं ऊपर से देख रहा है। तो अर्थ क्योंकि सन के अराउंड मोशन के अंदर है, तो अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स ही मोशन के अंदर हैं और इतनी ज्यादा हाई स्पीड पर मूव कर रहे हैं। अब हम भी अर्थ के ऊपर हैं तो हम भी इस स्पीड पे सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ना अर्थ कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहा होता है ना, तब हमें महसूस नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि वो रुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार में बैठे हो और कार अगर कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है और जो रोड है वो भी एकदम स्मूथ है, उसके ऊपर कहीं पर अनइवन सरफेस नहीं है, कोई झटके नहीं लग रहे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कार रेस्ट पे है और आपके साथ में जो बाकी के फेलो पैसेंजर्स हैं वो भी रेस्ट पे हैं। लेकिन जैसे ही स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो हमें मोशन की फीलिंग आ जाती है। कांस्टेंट स्पीड पे जब हम मूव कर रहे होते हैं ना, तब हमें मोशन फील नहीं होता, क्योंकि अर्थ इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ, इसलिए हम अर्थ के ऊपर ही हैं, लेकिन हमें फिर भी मोशन महसूस नहीं होता, मोशन फील नहीं होता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। देखो ऑब्जेक्ट वही है, अर्जुन भी पेंटिंग को देख रहा है, सुपरमैन भी अर्जुन के घर के अंदर उसी पेंटिंग को देख रहा है, लेकिन एक जगह से देखने पे, अर्जुन की आंखों से देखने पे जो पेंटिंग रेस्ट पे नजर आ रही है, सुपरमैन की आंखों से देखने पे वही पेंटिंग मोशन में नजर आ रही है।
तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन ये दोनों टर्म्स रिलेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, वो जज करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दूसरे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वही ऑब्जेक्ट मोशन में लग सकता है। इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे। एग्जाम के अंदर अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप अपना आंसर इस तरह से लिखोगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू वन रेफरेंस पॉइंट and the same object can be in motion according to another reference point. रेस्ट और मोशन ये दोनों टर्म्स रिलेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि रेस्ट पे है, लेकिन वही सेम ऑब्जेक्ट को अगर किसी और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि वो मोशन के अंदर है। जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमें लग सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वहीं किसी और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हमें सेम ऑब्जेक्ट ही ऐसा लगेगा कि मोशन में है। इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो, द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम इज एट रेस्ट इफ द पोजिशन ऑफ अ स्टूडेंट इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। देखो, आपके स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन कलर का बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होता है, तो ब्लैक बोर्ड ही मान लेते हैं। आपके स्कूल के क्लासरूम के अंदर जो ब्लैक बोर्ड है वो रेस्ट पे है अगर किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन को हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लें। बट द सेम ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम इज इन मोशन इफ द सेंटर ऑफ सन इज टेकन एज रेफरेंस इफ द सेंटर ऑफ सन इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। वही ब्लैक बोर्ड ना मोशन में लगेगा अगर हम सन के सेंटर को रेफरेंस पॉइंट मान लें, क्योंकि सन के सेंटर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो फिर तो अर्थ मोशन में है और अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सारी भी फिर मोशन के अंदर आ जाती हैं। तो किसी स्टूडेंट की पोजीशन से अगर देखा जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि ब्लैक बोर्ड रेस्ट पे है, वहीं अगर सन के सेंटर से ऑब्जर्व किया जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि वही ब्लैक बोर्ड मोशन के अंदर है। तो देखो, ऑब्जेक्ट सेम है, एक जगह से देखने पे ऐसा लगता है कि वो रेस्ट पे है और दूसरी जगह से ऑब्जर्व करने पे ऐसा लगता है कि वो मोशन के अंदर है। इसलिए बोला जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। मतलब ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो रेस्ट पे है या फिर वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स is due to the motion of earth. Why don't we directly perceive the motion of earth? देखो, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सनराइज होना, सनसेट होना, सीजन्स के अंदर चेंज आना, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें पता है कि अर्थ मोशन के अंदर है। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, उसी की वजह से ही सनराइज होता है, सनसेट होता है और सीजन्स के अंदर चेंज आता है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज होती रहती है। Why don't we directly perceive the motion of earth? अर्थ मोशन के अंदर है और हमें यह भी पता है कि अर्थ मोशन के अंदर है, लेकिन फिर हम उसे परसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? परसीव का मतलब महसूस करना। अर्थ अगर मोशन के अंदर है तो हम अर्थ के मोशन को महसूस क्यों नहीं कर पाते? हम हैं तो अर्थ के ऊपर ही। अगर हम अपने घर से बाहर भी आ जाएं, अर्थ के सरफेस पे आ जाएं और कांस्टेंट एक ही जगह पर बैठ के महसूस करने की कोशिश करें कि अर्थ मोशन में है या अर्थ मोशन में नहीं है, तो फिर भी हमें फील नहीं होता कि अर्थ मोशन के अंदर है। अब हमें पता है कि अर्थ मोशन के अंदर है, तो फिर महसूस क्यों नहीं होता? तो उसका आंसर ये है, वी डू नॉट फील द मोशन ऑफ अर्थ बिकॉज अर्थ मूव्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड। हमें अर्थ का मोशन बिल्कुल भी फील इसलिए नहीं होता क्योंकि जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंट स्पीड पर मूव करता है। चाहे अर्थ की रिवोल्यूशन हो चाहे रोटेशन हो, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करता है। रोटेशन भी कांस्टेंट स्पीड पे है और सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है वो भी कांस्टेंट स्पीड पे है।
क्योंकि अर्थ कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट एंड रिवॉल्व करता है ना, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर मूव करता है, इसलिए अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होने के बावजूद भी हम अर्थ के मोशन को फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। वी कैन ओनली फील मोशन इफ देयर इज अ चेंज इन स्पीड। हम मोशन को सिर्फ तभी फील कर पाते हैं जब स्पीड के अंदर चेंज आए, या तो स्पीड इंक्रीज हो या फिर स्पीड डिक्रीज हो। देखो, प्लेन जब मूव करना स्टार्ट करता है, एयरप्लेन जब रेस्ट से मोशन के अंदर आता है, तो एकदम से जैसे वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है तो हमें फीलिंग आ जाती है। जब वो राइज करता है, असेंट करके एक कांस्टेंट हाइट तक पहुंच जाता है, जब तक वो मूव कर रहा होता है, उसके स्पीड में चेंजेस आ रहे होते हैं, तब तक हमें महसूस हो रहा होता है। लेकिन एक बार जब वो एक फिक्स्ड हाइट पर पहुंच जाता है, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पर मूव करने लग जाता है, फिर हम प्लेन के अंदर ही होते हैं, हमें पता होता है कि वो हाई स्पीड पर मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें महसूस नहीं होता उसका मोशन। सेम वैसे अगर आप किसी कार के अंदर हो, कार अगर कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है ना, तो आपको मोशन महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्पीड में चेंज आएगा तब हम मोशन को फील कर पाते हैं। स्पीड चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, स्पीड के अंदर अगर चेंज आएगा तो हम मोशन को महसूस कर लेंगे। कांस्टेंट स्पीड पर अगर मोशन होगा तो हम उसे फील नहीं कर पाएंगे। तो साथ में आप एक एग्जांपल भी देख सकते हो। इफ यू आर इन अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्मूथ सरफेस, यू विल नॉट फील मोशन। अगर आप किसी कार के अंदर हो और आपकी जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है और नीचे वाला जो सरफेस है वो भी स्मूथ है, तो फिर आपको मोशन फील नहीं होगा। बट व्हेन द कार एक्सलरेट्स और व्हेन द कार डिसेलरेट्स, यू विल फील मोशन। लेकिन जब भी कार एक्सलरेट होती है, एक्सलरेट होने का मतलब होता है स्पीड में इंक्रीज होना, जब कार की स्पीड इंक्रीज होगी तब आपको मोशन फील होगा। और जब कार डिसेलरेट होती है, डिसेलरेट का मतलब होता है कार की स्पीड का डिक्रीज होना। एक्सलरेट का मतलब स्पीड इंक्रीज होना और डिसेलरेट का मतलब होता है स्पीड डिक्रीज होना। तो जब भी एक्सलरेशन होगा या डिसेलरेशन होगा तो उस समय हम मोशन को फील कर पाते हैं, क्योंकि उस समय स्पीड में चेंज आता है। जब भी कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही होगी तो उस समय फिर हमें मोशन की फीलिंग नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। देखो, काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं और वो ना एक मूविंग बस के अंदर हैं, और जब बस चल रही होती है तो सड़क के किनारे पे जो ट्रीज होते हैं, बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि वो बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं, कि ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं। बट फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, द बस along with the passengers appear to be moving forward। और सेकंड केस ये है कि एक ना पर्सन है, वो सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ है आराम से, और उसकी आंखों से जब देखा जाएगा तो उसे क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि जो बस है और बस के अंदर के जितने पैसेंजर्स हैं वो सारे के सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस। हमने इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का रीज़न बताना है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग पर्सनस को क्यों ऐसे महसूस हो रहा है। फर्स्ट केस में एक बस है और बस के अंदर के जो पैसेंजर्स हैं ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड्स मूव कर रहे हैं। जो रोड साइड ट्रीज़ हैं, सड़क के किनारे पे जो ट्रीज़ लगे हुए हैं, वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। और जो पर्सन खड़ा हुआ है बाहर सड़क पे, उसे ऐसा लग रहा है कि जो बस है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है। हमने इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना है, रीज़न आउट करना है कि इन दोनों को ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन क्यों होती है। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप ये लिखोगे, वी परसीव मोशन विद रिस्पेक्ट टू आवर सराउंडिंग्स। हमें मोशन की जो फीलिंग होती है ना, हमें मोशन महसूस होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से ही हम मोशन के बारे में जज कर पाते हैं। अब हम दोनों केसेस को एक एक करके बताते हैं। पहले जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ था ना, उसके हिसाब से आंसर लिखा जा रहा है। फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, द पोजिशन ऑफ बस चेंजेस विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स और बैकग्राउंड, हैंस बस अपीयर्स टू बी मूविंग फॉरवर्ड। जो ऐसा पर्सन है ना, जो आराम से रोड साइड सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ है, उसकी आंखों से अगर देखा जाए तो जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ना, जो पीछे वाली सराउंडिंग्स हैं वो स्टेशनरी है, और जो बस है
बस की पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है। जो पर्सन सड़क के किनारे पे खड़ा हुआ है, अगर आप इमेजिन करके उसकी आंखों से देखने की कोशिश करो तो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है, जो पीछे वाली सराउंडिंग्स हैं, वो स्टेशनरी है। और जो बस है ना, बस की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए उससे ऐसा लग रहा है कि जो बस है वो फॉरवर्ड मूव कर रही है। और जो कि ठीक भी है कि जो बस है वो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब सेकंड केस के ऊपर आते हैं। जो बस के अंदर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं ना, अब उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो सड़क के किनारे पेड़ हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसे डिस्कस करते हैं। तो उसके आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, फॉर द पैसेंजर्स इन द मूविंग बस द पोजिशन ऑफ ट्रीज इज चेंजिंग विथ टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, हेंस दे अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी आंखों से देखो तो जो ट्रीज है ना, ट्रीज की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। उनकी आंखों से देखने पे जो भी नजर आ रहा है उसमें ट्रीज की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती जा रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है ना वो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। देखो, जो हमें मोशन महसूस होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब देखो, ये वाली जो पेंसिल है, ये पेंसिल मैं मूव कर रहा हूँ ना, आप इस पेंसिल के मोशन को बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है ये स्टेशनरी है। कोई भी पर्सन मोशन को महसूस करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अभी जो पैसेंजर्स है ना, जो बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी आंखों से देखा जाए तो उनकी आंखों से देखने पे जो ट्रीज है ना, उनकी पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो मोशन के अंदर है। क्योंकि ट्रीज की पोजीशन हर थोड़े टाइम में थोड़ी थोड़ी पीछे की तरफ जा रही होती है, इसलिए उन्हें लगता है कि जो ट्रीज हैं वो बैकवर्ड मोशन के अंदर है। देखो, ये पेंसिल है, अब पेंसिल की पोजीशन चेंज होती जा रही है, पेंसिल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको लगेगा कि पेंसिल अपवर्ड मूव कर रही है। अब पेंसिल को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो पेंसिल की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है और लगातार पेंसिल थोड़ा थोड़ा नीचे जाती जा रही है, तो आपको लगेगा कि पेंसिल डाउनवर्ड मोशन में है। तो पैसेंजर्स की आंखों से देखने पे जो ट्रीज की पोजीशन है वो लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे जा रही होती है, इसलिए पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि ट्रीज बैकवर्ड मोशन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने मोशन के टाइप्स को बताना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और हम अपने चैप्टर के अंदर 90% ऑफ द टाइम लीनियर मोशन को ही डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, या तो सीधा जाएगा या वापस आएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सेकंड होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने ऐसे इस डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो लगभग इस पाथ के अंदर मूव करेगा, एक ना यू शेप्ड कर्व के अंदर मूव करेगा। ये जो भी यू शेप कर्व में मोशन होते हैं, इन मोशंस को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉल को अगर आप थ्रो करोगे तो वो इस तरह से यू शेप कर्व में मूव करती है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। जो फाउंटेन्स हैं, फाउंटेन्स के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होती हैं, वो भी यू शेप्ड कर्व में मूव करती हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, और उसके बाद है रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में होने के लिए ऐसे सर्कल में मूव करना पड़ेगा। अगर आप चौक से ग्राउंड के अंदर एक ना सर्कल बना दो और उसके बाद उस सर्कल के ऊपर आप भागना स्टार्ट कर दो, तो हम बोलेंगे कि आप सर्कुलर मोशन के अंदर हो। रोटेटरी मोशन डिफरेंट होता है। रोटेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होता है और उसी जगह के ऊपर रोटेट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन के अंदर सर्कुलर नहीं बल्कि रोटेटरी मोशन होता है। फैन की पोजीशन फिक्स्ड होती है, वो एक ही पोजीशन पे है और रोटेट होता जा रहा है। सर्कुलर मोशन में पोजीशन लगातार चेंज हो रही होती है। जैसे कोई पर्सन अगर सर्कल के अंदर भाग रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है। रोटेटरी मोशन के लिए उसे एक ही जगह पे खड़े रहना है, पोजीशन चेंज नहीं करनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे है और वो रोटेट हो रहा है
तो वो रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। जब कोई सर्कल में मूव कर रहा है ना, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ है ऑसिलेटरी मोशन। ये पेंडुलम के अंदर जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये बीच में मीन पोजीशन होती है और ये किनारे पे एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो पेंडुलम को अगर आप यहाँ पे लाके छोड़ दो तो वो काफ़ी देर तक इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा। इस तरह के मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अगर काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे होने लग जाए तो उसे बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन ये होता है, ये जो पेंसिल के टिप है ना, इसे देखना आप, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर ऐसे से मूव कर रही है, इस तरह के मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये वाला इस तरह के मोशन को बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। हमारे सिलेबस में एक तो हमने इसे डिटेल में डिस्कस करना है लीनियर मोशन को, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को, और बाद में थोड़ा सा इसे डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन को, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर मूव करेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। देखो साइंस के अंदर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी कर रहे होते हैं तो पहले ना हमें एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना होता है, और जिस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ना, फिर सारे के सारे डिस्टेंसेस और सारे के सारे डायरेक्शंस उसी पॉइंट से ही मेजर की जाती हैं। तो जिस पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस और सारे डायरेक्शंस को मेजर किया जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर आपने साइंटिफिकली स्टडी करना होता है तो पहले हम एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, फिर सारे डिस्टेंसेस और सारे डायरेक्शंस को उसी पॉइंट से ही मेजर किया जाता है, उसी पॉइंट से ही नोट किया जाता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस आर मेजर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करने के लिए जिस पॉइंट से हम सारे डिस्टेंसेस और सारे डायरेक्शंस को मेजर करेंगे, उसी पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। और एक सिंपल और इजी डेफिनेशन इसकी है, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं ना, देखने का मतलब यही है कि जिस पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस को मेजर किया जा रहा है, उसी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये जो पॉइंट ए है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो पॉइंट बी है ये हमारी डेस्टिनेशन है, मतलब ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। हमने पॉइंट ए से स्टार्ट होके पॉइंट बी तक पहुंचना है, और ए से लेकर बी तक जाने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं। ये जो पहले वाला रास्ता है फर्स्ट पाथ, इसमें तो सीधा स्ट्रेट लाइन में हम मूव करेंगे और पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इस पाथ को चूज करते हैं तो हमें 100 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अगर हम दूसरे रास्ते से आते हैं, इस वाले पाथ को चूज करते हैं, तो यहाँ से भी हम पॉइंट बी तक जा सकते हैं, लेकिन फिर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो 140 मीटर्स है। तो अगर हम सेकंड पाथ को चूज करते हैं तो ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए हमें 140 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक और तीसरा रास्ता भी है, अगर हम इस रास्ते से ट्रैवल करके बी तक पहुंचते हैं तो हमें 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता चूज किया है ए से स्टार्ट होके बी तक जाने के लिए। अगर आपने ये वाला रास्ता चूज किया है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 है। अगर आपने सेकंड वाला रास्ता चूज किया है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 140 मीटर है। और अगर आपने थर्ड पाथ को चूज किया है तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। तो कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने ए से बी तक जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज किया है। जिस पाथ को आप चूज करोगे ना, उस पाथ की जो लेंथ होती है
उस पाथ की जो लेंथ होती है उसी को ही डिस्टेंस बोला जाता है। तभी ये डिस्टेंस के डेफिनेशन हमने ये लिखी है, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ चूजन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू रीच द एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने जो भी रास्ता चूज किया है उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होती है उसी लेंथ को ही डिस्टेंस बोला जाता है। तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ऊपर वाले डायग्राम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ऊपर वाले डायग्राम में दोबारा दिखाता हूं आपको डायग्राम, ये रहा डायग्राम। तो इस डायग्राम में पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, कि पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ चूज किया है, पाथ 1 चूज किया है, पाथ 2 चूज किया है या फिर पाथ 3 चूज किया है। अगर आपने पाथ 1 को चूज किया है तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। अगर आपने सेकंड पाथ को चूज किया है तो ए से लेकर बी तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 140 मीटर है। और अगर आपने थर्ड पाथ को चूज किया है तो ए से लेकर ये बी तक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर है। क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने कौन सा रास्ता चूज किया है। तभी हमने आंसर में लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन टू रिच पॉइंट बी फ्रॉम ए। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा रास्ता चूज किया है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप पाथ 1 से आ रहे हो तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 है। अगर पाथ 2 से आ रहे हो तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 140 है। और अगर आप थर्ड पाथ को चूज करके आ रहे हो तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस 250 मीटर है। पॉइंट वही है ए और बी, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस 100 होगा या 140 होगा या 250 होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कौन से पाथ से आप आ रहे हो, क्योंकि डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.